हम उनकी राय को कलेक्ट करेंगे और सैटरडे और संडे को शाम 7 बजे एशियन न्यूज चैनल जो कि टाटा प्ले पे 1165 पे आता है, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आता है, उस पर हम 1-1 घंटे का प्रोग्राम दिखाएंगे। तो हम आपके पास आएंगे, हमारा कैमरा आपके पास आएगा, माइक आपके पास आएगा और हम बारी बारी से आपके मन में, आप ये मत सोचिए, आपको जो लगता है एक कानून है, आपको लगता है कि ये कानून से हमको क्या लेना देना, पर अगर हम इस देश के नागरिक हैं तो इस देश में जो भी कानून लागू होगा, जो भी नियम लागू होगा, अगर जीएसटी भी बढ़ेगी और पेट्रोल का दाम भी बढ़ेगा तो वो भी हम पे लागू होता है। अगर सब्जी के रेट, आज लहसुन जो है 220 रुपए किलो बिक रहा है, तो मेरी रसोई में मेरी पत्नी को इससे प्रभाव पड़ रहा है कि आज वो बिना लहसुन के सब्जी बना रही है। तो कहीं ना कहीं अगर लोगों को लगता है कि हमको इससे क्या लेना देना, तो हर आदमी को लेना देना है और कानून से तो हर आदमी को वास्ता पड़ता है। और अगर कानून जो है जिसका संचालन जो है जो पुलिस करती सबसे पहले, तो उस पुलिस को देखकर क्या हमारे मन में ऐसी मदद की भावना उपजती है, या हमको लगता है कि पुलिस हमारी दोस्त है, या अगर पुलिस को इतने अधिकार इस कानून में मिल रहे हैं कि अब वो जो है हमारी रिमांड अवधि बढ़ा सकती है, तो क्या हमारी पुलिस ऐसी है कि जो वाकई में लोगों के साथ सद्भावना कर रही है। हम जिस देश में रह रहे हैं वहां पर कुछ नेता कह रहे हैं कि संविधान संकट में है, कुछ कह रहे हैं आरक्षण संकट में है, और कई तरह की बातचीत हो रही है। इस बीच में 3 कानून आते हैं और वो कानून तब आते हैं जब उस पर बहुत बहस नहीं होती संसद में और वो पारित हो जाते हैं। तो उसको लेकर पूरे देश में अलग अलग तरह की बातचीत हो रही है। जो कानून के जानकार हैं, जो कानून पढ़ रहे हैं और जो वकील हैं और उसके अलावा जो स्टूडेंट हैं और बाकी नागरिक हैं, उनके सबके मन में ये संशय है कि क्या होगा। तो लगातार हम अलग अलग जगह बड़े बड़े एडवोकेट की डिबेट सुन रहे हैं, बहुत सारे लोगों की बात सुन रहे हैं और लोगों के मन में आशंका है, क्योंकि लोगों ने ये देखा है कि सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, या समरथ को नहीं दोष घुसाई। तो हम ये देखते हैं कि हमारे पूरे तंत्र में जो बहुत समर्थ व्यक्ति होता है तो कानून को कई बार वो अपने ढंग से हैंडल करता है। बहुत सारे लोग जेल में, अगर आप जाए स्टोरी करने तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे लोग तो जेल में इतने सालों से बंद है जितनी उनको सजा भी नहीं मिलनी चाहिए, पर चूंकि उनके पास वकील खड़ा करने नहीं है, उनको अपने अधिकार के बारे में नहीं मालूम है, तो बहुत सारी विडंबनाओं के बीच में हम अपने देश में हैं। और यहाँ पर 3 नए कानून आए हैं। इन नए कानून में किस तरह की नई चुनौतियाँ हैं, नई उम्मीद भी है। ऐसा भी नहीं है कि कानून खराब है, अगर कानून लाए गए हैं तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसा भी अच्छा सोचा गया होगा। तो इस पूरी बातचीत में हम अलग अलग लोगों से उनकी राय लेंगे और उस राय के आधार पे हमारा ये पूरा प्रोग्राम संतुलन का समीकरण, लोग क्या सोचते हैं। आप ये मत देखिए कि आपके प्रोफेसर साहब क्या बोल रहे हैं, आप मत देखिए कि बड़े वकील साहब क्या बोल रहे हैं। आप एक स्वतंत्र नागरिक हैं और आप जिस तरह वोट डालने जाते हैं तो कोई जरूरी नहीं कि जो वोट आपके पिताजी डाल रहे हैं उसी को आप वोट दो, आप उससे इतर भी वोट डालते हैं। तो यहां पर यदि आपको लगता है कि अगर आपने इस कानून को समझा है और आप नए कानून को अगर नए तरह से देखते हैं तो किस तरह की चीजें हो रही है, तो हमको ये चीजें समझनी पड़ेगी। 170 साल पहले अंग्रेजों के बनाए कानून को क्या केवल नाम बदला गया है, या कानून में बहुत सारी तब्दीली की गई है। धारा 302 यदि 101 हो गई है, धारा 420 अगर 318 हो गई है, धारा जो है 375 अगर 63 हो गई है, अगर रेप की धारा बदल गई है, तो क्या रेप करने के तौर तरीके या जो लोग हैं जिनको जो बढ़ते जा रहा रेप का हमारे यहाँ परसेंटेज का मानसिकता बदल रही है। महिलाओं, जानवरों, बच्चों के प्रति हिंसा के कानून में सख्त किया गया है, तो क्या वो EFIR दर्ज करने की बात है। तो ये क्या कानून में अभी लोग सहज होकर थानों में क्या FIR दर्ज कराने में झिझक थी। तमाम निर्देश के बावजूद कि शाम को महिला को थाने में ना बुलाया जाए, बावजूद इसके बुलाया जाता है। तो बहुत सारी चीजें हम रोज देखते हैं, और चूंकि ये एक मीडिया समय है, ये सूचना का समर का समय है, तो ऐसे समय बहुत सारे वीडियो हम रोज देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और उसमें किस तरह की चीजें होती है। तो चलिए हम बात करते हैं संतुलन के समीकरण में कि नया कानून क्या है, उससे नई उम्मीदें क्या है और नई चुनौती क्या है। तो हम इस पे लगातार बात करेंगे। मैं जो ITM यूनिवर्सिटी है उसको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ये कार्यक्रम हम अपने स्टूडियो से बाहर आकर
यहाँ कर रहे हैं और सब लोग आप मेरे साथ हैं, सबका एशियन न्यूज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है। तो हम इस चर्चा की शुरुआत करेंगे और क्यों ना हम इस चर्चा की शुरुआत जो है HNLU जो कि एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान है ला का, उसके प्रोफेसर हमारे साथ अभिनव शुक्ला जी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर। तो हम उनसे जानना चाहेंगे कि ये नए कानून किस तरह के हैं, क्या वाकई में ये जनता के लिए बहुत अच्छे हैं या जनता का इससे भला होने वाला है या कहीं सत्ता के नाखून और पहने तो नहीं होने वाले। मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए चर्चा में नए कानूनों के विषय में इट इज़ इंडीड अ प्लेजर टू बी हियर टू डिस्कस बिकॉज आई वुड से दिस इज़ एन ऑगस्ट गैदरिंग एंड अ मोमेंटस ओकेजन, क्योंकि भारत की आज़ादी के बाद यह पहला ऐसा मौका है जब भारत ने अपने कोई कानून बनाए हैं और उनका इतने व्यापक स्तर पर बदलाव के साथ साथ जो इम्पैक्ट की हम बात करते हैं वह सिटीज़न्स, पूरे सिस्टम, सभी लोगों पर होने वाला है। तो इसलिए ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के साथ साथ एक मोमेंटस ओकेजन जैसा कि मैंने कहा, क्योंकि जब संविधान बनाया गया था, उसे लागू किया गया था, तो भारत में इतने बड़े स्तर पर, इतने व्यापक स्तर पर एक कानून को लागू किया गया था। उसके बाद यह पहला मौका है और इन तीनों कानूनों को अगर हम देखें, इनके अगर हम नाम की बात करें, जैसा कि अभी सुभाष मिश्रा जी ने रेफरेंस दिया और कहा कि हमें ये देखना होगा और हमें अपने कार्यक्रम के अगर हम उस नाम की बात करें, जो टाइटल इसे दिया गया है संतुलन, तो क्या इन कानूनों में प्रयास किया गया है संतुलन बनाने का, समाज, सिस्टम, पुलिस, न्याय शास्त्र, न्याय सिस्टम, न्याय प्रणाली सभी के बीच में। और तो लगभग 50% जो प्रावधान, जो धाराएं या जो सेक्शन, जो आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में दिए गए हैं, उसमें से लगभग हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिए थे, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाया था। और लागू करते समय उसे हमने अपने तरीके से बनाया। हमने ये कोशिश की कि जिस प्रकार की प्रताड़ना, जिस प्रकार के डिस्क्रिमिनेशंस सोसाइटी में, समाज में हुआ करते थे, वो सारे ना हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखा गया था कि एक ऐसे तरीके से कानून को लाया जाए कि एक डिस्टर्ब ना हो। उसी प्रकार से आज जब इन तीनों कानूनों को लाया गया है, तो हम यह कह सकते हैं कि 80 से 85% चीज़ें यथावत हैं, वैसे ही हैं, एज इट इज़ हैं। केवल उनके जो सेक्शंस हैं, धाराएं हैं, वो बदली हैं और कुछ ऐसी धाराएं, ऐसे अपराध, ऐसी प्रक्रियाएं इसमें जोड़ी गई हैं जिससे सरलीकरण हो सके, जिससे जो अभी तक जो चैलेंजेस, कठिनाइयां देखी जाती थी, बहुत से लोगों ने इस चीज़ों को ऑब्जर्व किया था। कुछ निर्णयों में सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय ने इन सब चीज़ों को नोटिस किया था और अपने निर्णयों के माध्यम से इन चीज़ों को की व्याख्या की थी, इन चीज़ों को बताया था। कुछ ऐसे कई हैं जिसमें बुद्धिजीवी वर्ग, उन लोगों ने इन चीज़ों को नोटिस किया था कि इस प्रकार के बदलावों की ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम अगर इनके नामों, इन तीनों कानून के नाम का अगर जिक्र करें, खास करके दो, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, तो सबसे पहला सवाल ये उठता है कि जो कानून अभी तक थे उसमें और इसमें नाम में क्या बदलाव है? केवल क्या यह एक ट्रांसलेशन मात्र है इंग्लिश टू हिंदी? ऐसा नहीं है। अगर हम इनके जो टाइटल है, नाम है, उस पर फोकस करें तो न्याय संहिता अपने आप में यह बताती है कि अभी तक हमारे पास पेनल कोड यानी कि भारतीय दंड संहिता हुआ करती थी, जिसके नाम से यह पता चलता है कि इस प्रक्रिया, इस कोड, इस कानून का मतलब है दंड देना, उसे जो गलत कर रहा है उसे दंड देना। लेकिन अगर हम नए कानून के नाम के पर जोर डालें तो वो कहता है कि भारतीय न्याय संहिता, कि न्याय हित में जो न्याय प्रणाली है, जो प्रशासन है, वो काम करेगा। स्वाभाविक है कि जो गलत करेगा उसे दंड मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ यह कोशिश की जाएगी। और जैसे ही हम न्याय वर्ड की तरफ जाते हैं, न्याय शब्द की ओर बढ़ते हैं, हमें यह समझ में आता है कि यह विक्टिम और अक्यूज्ड, या जिसने अपराध किया है और जो विक्टिम है, ये दोनों की बात करता है कि जिसके साथ गलत हुआ है उसे न्याय मिलेगा। इसलिए ये जो टर्मिनोलॉजी चेंज की गई है, जो टाइटल चेंज किया गया है, दंड संहिता से न्याय संहिता, वो अपने आप में महत्वपूर्ण है।
क्योंकि भारत की जो न्याय प्रणाली है वो किसी प्रकार से डेटरेंट नहीं है, सुधारात्मक रिफॉर्मेटिव थ्योरी के रूप में उसे देखा जाता है कि कोई अपराध करता भी है तो सोसाइटी में उसे इस रूप से देखा जाएगा, या पूरा जो प्रशासन है, पूरी न्याय प्रणाली उसे इस तरीके से देखेगी कि यह व्यक्ति जो है ये सोसाइटी में, समाज में वापस आ सके और सोसाइटी में एक अच्छे व्यक्ति के रूप में वापस आ सके। इसलिए न्याय संहिता को हम इस रूप से देख सकते हैं कि दंड के बदले न्याय का जो टर्म है, जो वर्ड है, उसका रिफ्लेक्शन अंदर जो सेक्शंस हैं, जो नई धाराएं हैं जोड़ी गई हैं, उसमें क्लियरली दिखता है। इसी के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये एक ऐसा प्रोसीजर कोड जो अभी तक हमारे पास था, दंड प्रक्रिया संहिता, इसमें पुलिस, कोर्ट, न्यायालय, इन सभी के पास, खास करके जो पुलिस है, उनके पास ऐसे बहुत सारे पावर्स दिए जाते हैं या रहते हैं, जिससे कई समय पर ये कंप्लेंट भी आती हैं कि मिसयूज़ ऑफ पावर हो सकता है या होता है, जिससे नागरिक असुरक्षित महसूस कर सकते हैं या करते हैं। और समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने कई सारे ऐसे जजमेंट दिए हैं, कई सारे ऐसे निर्णय दिए हैं जिसमें कोर्ट ने कहा है कि, जैसे उदाहरणवश एक रेफरेंस, एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, अरेस्ट से रिलेटेड, अरेस्ट से संबंधित या कस्टडी से संबंधित, कस्टोडियल डेथ से संबंधित, कि आप इस समय के बाद अगर आप अरेस्ट करते हैं तो आपको ये प्रोसीजर फॉलो करना है, ये प्रक्रियाएं फॉलो करनी है। इन सभी जजमेंट्स का एक ही पर्पस था, वो पर्पस ये था कि नागरिक असुरक्षित महसूस ना करें या उन पावर्स का मिसयूज़ ना हो सके। इस नए कानून में ऐसे कुछ बदलाव किए गए हैं जिससे उस नागरिक सुरक्षा को इंश्योर किया जा सके, इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब अगर मैं कुछ मुख्य जो हम स्पेशल फीचर्स की बात करते हैं इन नए कानूनों में, ऐसे कौन से मुख्य या स्पेशल फीचर्स जोड़े गए हैं जो इसे पुराने कानूनों से अलग बनाता है। सबसे पहली चीज़ है जिसको हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेक्शंस एंड चैप्टर्स। उदाहरणवश भारतीय न्याय संहिता में एक नया चैप्टर जोड़ा गया है, क्राइम या ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। अभी तक भारतीय दंड संहिता में अलग अलग जगहों पर ऐसे कई सारे अपराध थे जो केवल महिलाओं के खिलाफ हो सकते हैं या बच्चों के खिलाफ हो सकते हैं। उदाहरणवश 354, 375, ये सब अलग अलग जगहों पर अलग अलग चैप्टर्स के अंडर था। भारतीय न्याय संहिता में क्योंकि विमेन एंड चाइल्ड, इनको एक मार्जिनलाइज्ड सेक्शन के तहत भी देखा जाता है और एक स्पेशल प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, ऐसा भी माना जाता है, तो भारतीय न्याय संहिता में एक अलग से एक्सक्लूसिव चैप्टर जोड़ा गया है, एक अध्याय जोड़ा गया है जिसका नाम है, जिसका टाइटल है विमेन ऑफेंसेस अगेंस्ट विमेन एंड चाइल्ड। और ये कोशिश की गई है, ये प्रयास किया गया है कि विमेन, महिलाओं से संबंधित और बच्चों से संबंधित जो अपराध हैं उन्हें संगठित करके एक जगह पे रखा जा सके। इसी प्रकार डेफिनेशंस, कुछ ऐसे डेफिनेशंस हैं, कुछ ऐसी मीनिंग हैं, कुछ वर्ड्स या टर्मिनोलॉजीज़ के जिन्हें एक्सपैंड किया गया है, इंक्लूसिव बनाया गया है। उदाहरणवश जेंडर जो वर्ड था उसमें अभी तक मेल और फीमेल दो ही वर्ड इंक्लूड होते थे। अब भारतीय न्याय संहिता में उसमें ट्रांसजेंडर वर्ड को भी इंक्लूड किया गया है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि ट्रांसजेंडर को एक तीसरे जेंडर का दर्जा मिल चुका है, तो ये ध्यान में रखा गया कि क्यों ना जेंडर की डेफिनेशन में इसे भी जोड़ लिया जाए। इसी प्रकार चाइल्ड वर्ड जो था और इसी प्रकार जो फीमेल चाइल्ड या गर्ल चाइल्ड वर्ड था, इसके लिए पूरे भारतीय दंड संहिता में अलग अलग जगहों पर अलग अलग उम्र सीमा थी, कहीं पर 16 वर्ष, कहीं 18 वर्ष। उसे यूनिफॉर्म बना दिया गया है। पूरे ही भारतीय न्याय संहिता में वो यूनिफॉर्मली 18 वर्ष रखी गई है, जिससे ये कहा जा सकता है कि इसे और इंक्लूसिव और एक सिक्योर तरीके से देखा जा सकता है। कुछ ऐसे प्रावधान जोड़े गए हैं जिसमें समाज के साथ साथ राष्ट्र को और सुरक्षित बनाया जा सके, जैसे कि ऑर्गेनाइज क्राइम या फिर टेररिज्म से संबंधित क्राइम या ऑफेंस, जिसमें टेररिज्म की डेफिनेशन सबसे पहला मौका है जब टेररिज्म को डिफाइन किया गया है भारतीय न्याय संहिता के तहत। सेडिशन, जिसे अभी तक एक बहुत ही क्रिटिसाइज्ड प्रोविज़न की तरह देखा जाता था कि यह एक सिंपल पर्पस के लिए लाया गया है, जो ब्रिटिशर्स ने लाया था भारत के लोगों की आवाज़ दबाने के लिए, उसे चेंज करके एक डिफरेंट
पैरामीटर में लाया गया है, जो अब राजद्रोह ना होकर के देशद्रोह, डिफरेंस ये है कि राजद्रोह या सेडिशन सरकार के खिलाफ होता था, देशद्रोह जो है उसे देश के खिलाफ माना जा सकेगा, एक अलग पैरामीटर से इसे लाया गया है। इसी प्रकार अगर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की मैं संक्षेप में बात करूं और उनके कुछ स्पेशल फीचर्स की बात करूं, जैसा कि सुभाष मिश्रा जी ने जिक्र किया था, एक बहुत ही नए और इलेक्ट्रॉनिकली ड्रिवन न्यू एडिशन का, जिसे हम कहते हैं EFIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR। अभी तक 2 प्रकार के FIR का प्रावधान था भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में, एक जो कि नॉर्मल FIR जिसे हम कहते हैं, दूसरा ज़ीरो FIR, कि आप किसी भी थाने में, भारत के किसी भी थाने में जाके आप FIR लिखा सकते हैं, फिर उस थाने की जिम्मेदारी होती है कि वो उस रेस्पेक्टिव जुरिस्डिक्शन जहाँ पर क्राइम हुआ है, जहाँ अपराध हुआ है, वहाँ तक उसको भेजे। इसमें जो तीसरा एडिशन किया गया है वो है EFIR, इलेक्ट्रॉनिक FIR। अगर आप मान लीजिए आप दिल्ली में हैं या मुंबई गए हुए हैं, आप रायपुर के रहवासी हैं और आपको पता चलता है कि आपके घर पे किसी प्रकार की चोरी डकैती जैसी कोई घटना होती है, या और भी कोई ऐसा अपराध जो हुआ है 3 दिन पहले जब आप रायपुर में थे, बट आपको इसके बारे में जानकारी होती है आज से 3 दिन बाद जब आप दिल्ली में हैं। आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक FIR दर्ज कर सकते हैं रायपुर के उसी थाने में जहां अपराध हुआ है या जहां आपका घर है, दिल्ली में बैठकर। इसमें शर्त ये है, कंडीशन ये है कि आपको 3 दिन के भीतर रायपुर आके उस थाने में जाके उसका वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये मिसयूज़ को रोकने के लिए इस तरीके के प्रावधान करना भी ज़रूरी है, कि अदरवाइज़ फिर करोड़ों FIR या लाखों FIR की भीड़ लग जाएगी एकदम से कि आप इस प्रावधान का मिसयूज़ कर रहे हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए 3 दिन का समय दिया गया है कि 3 दिन के भीतर आप आके उसे वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट उस इमीडिएट पीरियड में इसे इस प्रकार से भी देखा जा सकता है, जैसे मुझे ध्यान आ रहा है कि सुभाष मिश्रा जी ने इसका भी रेफरेंस दिया कि कई बार ऐसा होता है, महिलाओं के खिलाफ कोई अपराध होते हैं, उन्हें एक झिझक होती है तुरंत थाने में जाने में, या कई बार ये भी एलिगेशंस लगाए जाते हैं या केस वीक हो जाता है कि अपराध घटित होने के आप इतने दिन बाद या इतने देर बाद आपने क्यों FIR दर्ज की। तो हो सकता है उस समय आप उस सहजता, आप उस मेंटल स्टेटस या सिचुएशन में नहीं हैं कि आप जा कर के थाने में FIR दर्ज कर सकें, तो आप ये FIR की सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को देखा जा सकता है, और कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं। पुलिस के लिए टाइमलाइन, जो न्याय प्रणाली है, जो कोर्ट सिस्टम है, उनके लिए कुछ टाइमलाइंस को इंक्लूड किया गया है ताकि डिस्पोजल ऑफ केसेस, अर्ली डिस्पोजल ऑफ केसेस की तरफ देखा जा सके। और कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट, ये एक बहुत ही नया, इनोवेटिव और यूनिक इंक्लूजन है जो कुछ भारत में अभी तक नहीं था। कुछ एकाध ऐसे उदाहरण हैं। अभिनव जी, मैं इसमें थोड़ा आपको रोकूंगा। जैसे कम्युनिटी की बात हो रही है, तो मैं कल एक कार्यक्रम देख रहा था कि किस तरह से कम्युनिटी को जो लोग कम्युनिटी में काम करेंगे। अभी हमने देखा कि पूना में केस हुआ और उन्होंने कहा कि साहब एक निबंध लिखो आप। फिर उस पर बहुत बवाल मचा कि भाई ये बच्चे से निबंध लिखा के आप छोड़ रहे हो। तो अब कल को कम्युनिटी में कोई आदमी, हम देखते हैं कि हम जिन समाज में रहते हैं वहाँ दिखावा बहुत है, तो कई क्लब ऐसे हैं कि जो मरीजों को जाके एक केला देते हैं, फोटो खिंचाते हैं, कोई कुछ देते हैं, फोटो खिंचाते हैं। मतलब उनका ये रहता है कि अपना बैनर साथ लेके चलते हैं और वो कहते हैं कि वो कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो अभी सवाल ये है कि ये जो कम्युनिटी के लिए काम करेंगे, और जिसमें ये भी कहा गया है कि 5,000 से कम की जो चोरी है उसके लिए FIR नहीं होगी, तो ये कम्युनिटी के मतलब काम को कौन डिफाइन करेगा कि ये कम्युनिटी के लिए जो किया गया काम है ये वाकई उस तरह का है, या मन मर्जी है कि चलिए जाइए आप, जैसे हम NSS में जब काम करते थे तो वहाँ पे चलिए थोड़ा सफाई कर दीजिए, थोड़ा नाला साफ कर दीजिए, थोड़ा ये कर दीजिए। तो ये क्या ऐसा लगता है कि कहीं, अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो विवेक पे छोड़ दी गई हैं क्या? कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट जो इंक्लूड किया गया है उसका एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस है। पर्पस यह है, एक तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कम्युनिटी सर्विस एज अ पनिशमेंट किन अपराधों में दिया जा सकता है। उसके लिए क्लियरली लिखा हुआ है, स्पष्टीकरण है कि 5,000 से कम के चोरी के अपराध, उसके साथ ही फर्स्ट टाइम ऑफेंडर जिसने पहली बार चोरी की है, 5,000 से कम की चोरी की है, और जिस चीज़ की चोरी हुई थी, मान लीजिए किसी प्रॉपर्टी की, किसी ज्वेलरी की या कैश या कोई भी,
वो प्रॉपर्टी भी वापस की जा चुकी है, या तो पुलिस के द्वारा जब्त की जा चुकी है या उसने खुद वापस किया है, लेकिन अपराध तो हो चुका है। सिर्फ इस कंडीशन पे, तीनों कंडीशन अगर हम ध्यान में रखें, पहली चीज़ 5,000 से कम की चोरी का अपराध है, फर्स्ट टाइम ऑफेंडर है, और जो प्रॉपर्टी थी वो वापस आ चुकी है। उसमें जो जज है, जो भी कोर्ट है, जो न्यायाधीश होंगे, उनके विवेक पर यह चीज़ छोड़ी गई है कि आप इनको कम्युनिटी सर्विस जैसी पनिशमेंट दे सकते हैं, और कम्युनिटी सर्विस क्या होगी ये उसमें डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें हम कुछ उदाहरण ले सकते हैं कि मान लीजिए ये निर्देश होता है कि आपको अगले 2 महीने के अंदर इस पर्टिकुलर एरिया में 1000 वृक्षारोपण करने हैं। उसके लिए जो न्यायाधीश है वो उस संबंधित जो वन अधिकारी हैं उन्हें उनसे रिपोर्ट मांग सकते हैं कि आपको क्लैरिफाई करना है और कोर्ट में एक एफिडेविट जमा करना है कि हाँ, इन्होंने इस कम्युनिटी सर्विस को फुलफिल किया। इसका पर्पस क्लियर है, जैसा अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एक भारतीय न्याय संहिता और जो रिफॉर्मेटिव सुधारात्मक सिस्टम की मैंने बात की थी, कि एक मौका देने के लिए ये चीज़ की गई है कि हम यहाँ पर इंटेंसिटी देख रहे हैं। ऑफ कोर्स कम्युनिटी सर्विस मर्डर या रेप जैसे ऑफेंसेस में लागू नहीं होगा। ये एक उस व्यक्ति के लिए हो रहा है जो किसी मजबूरी या किसी प्रभाव या अभाव के चलते उसने ये अपराध किया था, तो उसे एक मौका देने के लिए और रिफॉर्मेटिव सुधारात्मक अप्रोच अपनाते हुए ये प्रावधान दिया गया है। तो ये उसका है। अभी फिर हम आपसे बात करेंगे। हीना इलियास जी हमारे साथ हैं। हीना जी, 2-3 चीज़ें हैं जो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि अभी जो मेरे पास आंकड़े हैं कि 5,13,00,000 मुकदमे जो हैं अभी पेंडिंग हैं, जो उसमें से 69.9 जो है क्रिमिनल मैटर्स हैं, और ये कह रहे हैं कि 30 जून के पहले ये उस पर वही कानून लागू होगा। 1 जुलाई से ये नया कानून है। दूसरा, 30 जून तक यदि किसी ने किसी को बहला फुसला कर जाके, अबूमन हम रोज अखबार में खबर पढ़ते हैं कि मैं अपनी कोई भी आइडेंटिटी बताता हूं, मैं कहता हूं कि मैं फिल्म बना रहा हूं और मैं लोगों को, लड़कियों को बुलाता हूं और मैं उनका कोई शोषण करता हूं, तो अब जो है ये 1 जुलाई से पहले उसमें रेप की धारा लगती थी, अब ये धारा बदल जाएगी, अब ये धोखाधड़ी की धारा लगेगी। तो क्या ये जो कानून में थोड़ी तब्दीली की गई है, हो सकता है कि लोग झूठा फंसाते हों, पर यह कहलाएगा कि बहला फुसला के यदि आप किसी के साथ कुछ रिलेशनशिप बनाते हैं तो वो रिलेशनशिप रेप की श्रेणी में नहीं आएगी। एक। दूसरा, अभी जो ये कानून में तब्दीली हुई है, जिसको नए कानून को अब BNS कानून के रूप में कहा जा रहा है, कि इसमें IPC के 22 प्रावधानों को निरस्त किया गया है, 175 में बदलाव किया गया है और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं, और भारतीय न्याय संहिता में जो है कुल 356 धाराएं हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं, एक महिला होने के नाते, और आप चूंकि पढ़ाती हैं, ये जो कानून में तब्दीली है, इसमें बार बार ये कहा जा रहा है कि महिलाओं के प्रति, बच्चों के प्रति, जानवरों के प्रति अब कानून को सख्त किया गया है। हमारे देश में निर्भया कांड हुआ, पूरे देश ने हाहाकार मचाया और उसके बाद कानून कड़े किए गए, पर वो रुका नहीं। हैदराबाद में लोगों ने एनकाउंटर किया, लोगों ने, पब्लिक ने फूल बरसाए। जिन लोगों ने एनकाउंटर किया, बाद में उनको सजा भी हुई, क्योंकि मानव अधिकार आयोग ने कहा कि आपको, हमारे देश का ये कानून किसी को इजाजत नहीं देता, वो न्यायालय तय करेगा कि किसको क्या सजा मिल रहा है। हमारे देश में ये बहुत तरह से हो रहा है, पर कानून कितने ही कड़े हो रहे हैं, समाज उस तरह से बदल नहीं रहा है। तो अभी ये जो कानून आए, इनको किस तरह से आप देखते हैं? जैसा कि आपने मुझसे पहला सवाल पूछा था रिलेटिंग टू सेक्शन 69, जो कि अभी अगर हम देखें भारतीय न्याय संहिता में एक नया सेक्शन जोड़ा गया है जिसको हम सेक्शन 69 बोलते हैं। इस पर्टिकुलर प्रावधान में ये है कि अगर किसी ने किसी के भी साथ धोखाधड़ी से कोई भी रिलेशन बनाया तो वो उसके अंडर पनिशेबल होगा। अब जैसे कि आपने टाइमलाइन की बात करी, जिसमें आपने बोला 30 जून और 1 जुलाई, इस तरह के टाइमलाइंस की आपने बात करी है। तो देखिए, जब भी कोई नया लॉ लेके आया जाता है तो कोशिश ये रहती है कि वो पहले से नहीं बल्कि नए टाइम से स्टार्ट हो। तो अगर वो 1 जुलाई से लागू हो रहा है तो वो 1 जुलाई से ही लागू होगा। लेट्स से अगर 30 जून को कोई अपराध होता है, जैसा कि आपने बताया, कोई धोखाधड़ी या कुछ भी ऐसा होता है, कोई किसी के साथ रेप करता है, तो वो पुराने प्रावधान के अंडर उसको कवर किया जाएगा। और अगर 30 जून के बाद कुछ होता है तो उसके लिए हमारे पास सेक्शन 69 होगा। अब जाहिर सी बात है, हर चीज़ सेक्शन 69 में कवर नहीं हो सकती है। हो सकता है उस ऑफेंस की ग्रेविटी अलग हो, तो ना कि सिर्फ 69 बट आगे के भी कुछ सेक्शंस में वो जोड़ा जा सकता है।
आगे आपने बात कही कि इतने सारे गैंग रेप्स, इतने सारे निर्भया गैंग रेप और बहुत सारे एक्ट्स हो रहे हैं और लॉ में तब्दीली की जा रही है, इतने सारे केसेस पेंडिंग भी हैं, उसको कैसे और क्या किया जाएगा। तो अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि हम लॉ पे लॉ तो बदल रहे हैं पर कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, पर हम स्टैटिस्टिक्स पे मेजरली वही देखते हैं जहाँ हमें दिखता है कि यहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा है, यहाँ फ़ायदा नहीं हो रहा है। कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत हद तक कुछ चेंजेस ला रही हैं। जैसे आपने प्रोफेसर अभिनव से भी सवाल पूछा था कि बेल दे दिया, एक एस्से लिखवा के दे दिया। अब क्या है कि कुछ चीज़ें जिसको हमको ध्यान में रखना है, स्पेशली अगर हम बात करते हैं माइनर्स की जो कि 18 साल से कम के होते हैं, उनके लिए हम कोशिश करते हैं कि जो लॉज है, क्योंकि 18 साल का माइंड जो होता है वो एक डेलिकेट माइंड माना जाता है, वो ऐसा माना जाता है कि उसको मोल्ड किया जा सकता है, उनको बहलाया फुसलाया जा सकता है, बहुत बहुत आराम से उनमें तब्दीली लाई जा सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में ये कोशिश की गई है कि लॉज कुछ ऐसे हों जो कि एक बच्चे को हार्डन क्रिमिनल बनाने के बजाय उसको एक मौका दें जिससे कि वो खुद में रिफ्लेक्ट कर सके, खुद को देख सके, खुद सोच सके कि जो उसने किया वो सही किया या गलत किया। अब क्या है, सबको ऐसा लगा कि ये हादसा हुआ, अब बताओ ऐसे लिखवा के छोड़ दिया। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के अंडर स्पेशली निर्भया गैंग रेप केस के बाद एक नया लॉ या आप बोलेंगे एक नया एक्सेप्शन लाया गया जिसमें ये था कि जो भी बच्चा 16 से 18 साल के बीच का है और उसने कुछ ग्रीवियस ऑफेंस किया है, मतलब बहुत ही कोई ख़तरनाक किस्म का ऑफेंस किया है, रेप किया, गैंग रेप किया या मर्डर किया है, तो उन सारे सिचुएशंस में ये जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड देखेगा कि उस इंसान की मैच्योरिटी क्या है एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट उसको एज एन एडल्ट ट्राई किया जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि लॉ सिर्फ बदल रहा है और समाज में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। बदलाव बिल्कुल, मैं ये नहीं कहूँगी एकदम आज लॉ बदला तो कल बदलाव आ जाएगा, बदलाव धीरे धीरे आता है और लॉ को भी इसीलिए बदला जाता है क्योंकि समाज बदलता है। क्योंकि जैसे कि सोसाइटी एक बहुत ही ऑर्गेनिक नेचर की होती है, उसी तरीके से लॉ को भी एक पेस रखना पड़ता है समाज के साथ। अभी आने वाले समय में ही पता चलेगा कि जो भी हम नए लॉज या रूल्स और रेगुलेशन ला रहे हैं वो कितना यूज़ या कितना मिसयूज़ हो रहे हैं, पर हर कदम पे ये कोशिश की जाती है कि टाइम के हिसाब से या समय के अनुसार लॉ या जो भी कानून है उसमें तब्दीली लाई जा सके। जी, तो समय के अनुसार कानून में तब्दीली ला रहे हैं। हम बात करेंगे, हमारे साथ हाई कोर्ट के जज जो हैं, हाई कोर्ट के वकील जो है जायद अली जी हैं, वो आप हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। लोग कह रहे हैं कि इससे जजों पे दबाव बढ़ेगा, कह रहे हैं कि 2 तरह के कानून के बारे में होगा और इतने सारे पेंडिंग हैं तो जजों पे दबाव बढ़ेगा, वकीलों को भी जो है उनकी जिम्मेदारी होगी, उनमें कन्फ्यूजन होगा क्योंकि वो अलग अलग तरह से जो धाराएं हैं वो होंगी। तो क्या लगता है आपको इस नए कानून को लेकर? 45 दिन के अंदर उनको किसी भी केस की सुनवाई खत्म होने के 45 दिन के अंदर उनको पूरा लिखित आदेश देना है। अब जजेस पे वैसे ही इतना प्रेशर है, जजेस की संख्या हमारे देश में बहुत कम है, जितने केसेस उनको हैंडल करने पड़ते हैं उस हिसाब से, तो जजेस बहुत प्रेशर में काम कर रहे हैं पहले से ही। अब 45 दिन के अंदर अगर उनको ये जजमेंट भी देना है, ये जजमेंट लिखित में पूरा डिटेल्ड होता है ताकि उसमें कोई इशू बाद में हाई कोर्ट में जाके या सुप्रीम कोर्ट में जाके खारिज ना हो जाए वो केस या वो ऑर्डर खारिज ना हो जाए, तो इसमें प्रेशर तो बहुत ज़्यादा पड़ेगा जजेस पे। और वकीलों का जहाँ तक सबसे पहला वो किसी भी क्रिमिनल केस में होता है कि बेल कैसे हम अपने क्लाइंट को दिलवा सकते हैं या बेल का क्या प्रोविज़न अब नए लॉज में बन रहा है। तो बेल का ऐसा है कि बेल का रिमांड में जो चेंजेस रहे हैं रिमांड के लॉज को लेकर, पहले ये होता था कि जब तक पुलिस रिमांड के बाद आमतौर पर किसी भी मुस्लिम या किसी भी जो ऑफेंडर है उसको बेल मिल जाती थी। अब ऐसा हो गया है कि जो रिमांड है 15 दिन की पुलिस रिमांड वो अलग अलग हिस्सों में बांटी जा सकती है। जो 60 दिन की जुडिशियल रिमांड है या न्यायिक रिमांड जिसको हम बोलते हैं उसके बीच में, तो अगर पुलिस 1 हफ्ते किसी को अपनी रिमांड में रख लेती है उसके बाद जुडिशियल रिमांड में भेज देती है, तो उसके बाद पुलिस फिर से बोल सकती है कि हमें इनको वापस चाहिए कि हमारे रिमांड में वापस आएँ और हमको कुछ और इनसे कुछ और एविडेंस कलेक्ट हुए नए, इन एविडेंस पे इनसे इंक्वायरी करनी है जो भी। तो इसमें ये होगा कि बेल मिलना बहुत मुश्किल हो जाएगा सीरियस केसेस में या नॉन सीरियस केस में भी, जब पुलिस चाहेगी कि बेल ना मिले। तो ऐसे में 60 दिन कम से कम आदमी जेल में रहेगा ही। और दूसरी तरफ ये है कि जो जेल पे प्रेशर कम करने के लिए 1/3 जिनकी सज़ा हो चुकी है केस चलते समय,
1/3 जिनकी सज़ा हो चुकी है उनके लिए बेल का प्रोविज़न लाया गया है कि अगर आपने अपनी सज़ा, जैसे 6 साल की सज़ा है, 2 साल आप काट चुके हैं तो आपको बेल मिलना बहुत आसान हो जाएगा। तो ये दो जो सबसे बड़े चेंजेस हैं वो तो यही हैं। जी ठीक है, हमारे साथ डॉक्टर प्रशांत राहंगडाले हैं। मैं प्रशांत जी आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अभी जो ये नए कानून में फॉरेंसिक जांच को डिजिटल और ट्रायल जल्दी करने के प्रावधान किए गए हैं। कई राज्यों के पास ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई डिजिटल जांच होती है। अभी हम देखते हैं कि हमारे यहाँ साइबर थाने बने, इतने सारे रोज कंप्लेंट करते हैं लोग मोबाइल को लेकर, साइबर क्राइम हो रहा है, जामताड़ा जैसी सीरीज आ जाती है और रोज हम देखते हैं कि रोज कोई ना कोई जो है क्राइम हो रहा है, मगर अब उसको पकड़ नहीं पा रही, जबकि आपने अलग से पहले से किया। पर अब तो आपने इसको प्रावधान किया है कि फॉरेंसिक जांच को जो है डिजिटल करने की बात कर रहे हैं। तो हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी बहुत कमी है। जब हम पुलिस के लोगों से बात करते हैं तो हमको लगता है कि अरे साहब हम क्या करें, हमारे पास तो हमको पेशी में जाना पड़ता है, हमको यहाँ जाना पड़ता है, वहाँ जाना पड़ता है, तो हम ये नहीं कर पाते। तो अभी लोगों को लगता है कि देखिए साइबर क्राइम इतने बढ़ गए हैं, रोज मतलब सुबह से सिवा मोबाइल पे कई तरह के चीट आते हैं। अभी मैंने पिछले दिनों एक आर्टिकल लिखा, वो मेरे साथ ही हुआ कि मुझे एक आदमी ने फ़ोन किया, अचानक से मैं स्टूडियो में जाने के लिए, मेरा डिबेट का टाइम हो रहा था, उसने कहा कि भाई और पहचाना? तो मैंने कहा कि नहीं मैं तो नहीं पहचाना। अरे यार क्या बात करते हो आप, हमको पहचान नहीं रहे हो यार, दोस्तों को नहीं पहचानते हो? तो मुझे भी थोड़ा गिल्ट लगा कि यार ये आदमी मुझे ऐसे बोल रहा है। उसकी टोन थोड़ी इंदौरी थी, तो मैं इंदौर में 5 साल पोस्टेड रहा हूँ, तो मुझे लगा हो सकता है इंदौर का कोई बंदा हो। तो बोला भाई मैंने ना आपके मोबाइल में 45,000 रुपये डाल दिए गलती से, तो आप एक काम करो, मैं अस्पताल में हूँ, आप मुझे 20,000 रुपये अभी तुरंत ट्रांसफ़र कर दो। पता नहीं मैंने कहा अच्छा करता हूँ। बोला मैं फिर से, उसने फ़ोन किया, अरे भाई मैं अस्पताल में हूँ आप कर दो। मैं बहुत पता नहीं क्यों मैंने कहा, बोले यार मैं शर्मा जी बोल रहा हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो भाई, हैं यार स्टूडियो में थोड़ी देर चले जाना। और मैंने सीरियसली ट्राई किया उस जो नंबर पे पैसे डालने के, पर वो सक्सेस नहीं हो रहा था 2-3 बार में, पर वो बार बार मुझे फ़ोन कर रहा था। फिर एक के बाद एक 3-4 नंबर दिया, बोला ये डॉक्टर का, ये डॉक्टर की पत्नी का है। पता नहीं क्यों इतने ही देर में मेरे पे, चूँकि मुझे अपने स्टूडियो में जाना था, दबाव था, तो मैंने कहा कि यार देखो मैं 1 घंटे बाद जो भी करूँगा, अभी मेरा प्रोग्राम है और मैं स्टूडियो में जा रहा हूँ, तुम मेरे को नंबर दे दो। तो तुरंत मैंने अपने साथी को कहा कि यार इस सारे नंबर जरा तुम जो ट्रू कॉलर में चेक करो ये कौन है। फिर मैंने इंदौर में, मेरे एक दोस्त पत्रकार, मैं इंदौर में रहा हूँ, तो उनको फ़ोन किया कि भाई यार कोई आदमी मुझे फ़ोन कर रहा है और अस्पताल में है और वो कह रहा है। तो उसने मेरे को मजाक में कहा यार हमको कोई 2 पैसे नहीं देता, आपको 45,000 रुपये डाल रहे हैं इंदौर के लोग, हैं आप बड़े दिलेर हो, बड़े याद करते हैं लोग। फिर उसने भी फ़ोन लगाया, उसने उठाया नहीं। फिर जब मैं स्टूडियो से बाहर आया तो मैं समझ गया कि कुछ गड़बड़ है। फिर वो आदमी मुझे फ़ोन करता रहा, फिर मैं घर गया और मैंने अपने सारे अकाउंट चेक किए, किसी में कोई पैसा नहीं आया था। फिर उसका फ़ोन आया, तो मैंने उससे कहा कि यार तुम्हारा नाम क्या है? तो उसने कुछ मुकेश साहू बताया। तो मैंने कहा तुम तो पहले, इसके पहले शर्मा जी बोल रहे थे अपने को। तो कहा मैं शर्मा जी का लड़का हूँ। तो मैं चूंकि राइटर हूँ, थिएटर करता हूँ, तो मैंने कहा अभी हमारे देश में ना शर्मा जी का लड़का मुकेश साहू पैदा नहीं होता है। अभी बेटा मेरे को तुम मत सिखाओ, ये तुम बहुत होशियारी हो गई। फिर मैंने उसका फ़ोन काट दिया, ब्लॉक कर दिया। थोड़ी देर बाद मैं देखता हूँ 10 मिनट बाद में कि मेरे को एक दूसरे नंबर से फ़ोन आता है, कल यार सुभाष भाई आप स्टूडियो से आ गए, चैनल से आ गए? तो मैंने हाँ क्यों? मैं राजेश बोल रहा हूँ। तो मैंने कौन राजेश? बोला आप पहचाने नहीं, मैं आपका दोस्त राजेश कुमार बोल रहा हूँ। मैंने कहाँ से बोल रहा हूँ? तो नागपुर से। तो मैंने कहा भाई मेरा नागपुर में कोई राजेश कुमार दोस्त नहीं रहता। फिर मैंने उस पर एक आर्टिकल लिखा, चूंकि मैं लेखक हूँ, तो मैंने गरीबी मैंने इस पर फख्र किया कि मेरे अकाउंट में पैसे नहीं थे। दरअसल वो पैसे मिल जाते उसको, चूंकि मेरे अकाउंट में उतने पैसे नहीं थे। तो सुबह तक मुझे अफसोस होता कि मेरे अकाउंट में 20,000 रुपये भी नहीं है, पर शाम को मुझे नाज हुआ कि मेरे पास 20,000 रुपये भी नहीं है, और मैं इस चीटिंग से बच गया। जब मैंने ये पोस्ट डाला तो बहुत सारे लोगों ने मेरे फेसबुक पे लिखा कि साहब हमारे साथ इस तरह की घटनाएं बहुत बार हो चुकी हैं। तो ये सब होता है, तो हम कैसे इसको करेंगे? सवाल का जवाब आप जो आज परिचर्चा कर रहे हैं उसके टाइटल में है, नया कानून और नई चुनौतियां। ये बहुत बड़ी चुनौती है हमारे लिए ऐसे केसेस को डील करना जहाँ पे कि साइबर फ्रॉड होता है किसी के साथ में। प्रॉब्लम ये है सर, दिक्कत की बात ये है हमारे देश में कि साइबर सेल जो है वो उसकी बहुत कमी है।
हमारे पास ट्रेंड पुलिस स्टाफ अवेलेबल नहीं है जो कि साइबर क्राइम को डील करने के लिए या इन चुनौतियों को डील करने के लिए जो आपने फेस की है उसको रिजॉल्व कर सके। पर एक ऐसे नागरिक हमारे पास एक चीज़ ये होती है कि जैसे ही ऐसे हमारे पास में अगर कोई तकलीफ ऐसी कोई ऐसे फ़ोन कॉल या ऐसे SMS या ऐसे व्हाट्सएप हमें प्राप्त होते हैं, हमें इमीडिएटली इसकी रिपोर्ट जो है जो हमारे नियरेस्ट साइबर सेल है उसको करनी चाहिए। सर दूसरा सवाल आपका एक था जो कि आपने कहा कि फॉरेंसिक एक्सपर्ट की आपने बात की थी, और फॉरेंसिक एक्सपर्ट एक ऐसा प्रावधान किया गया है नए कानूनों में कि जो 3 साल से लेकर 7 साल तक की सज़ा जिस जिस ऑफेंस में होती थी उनमें ये कहा गया है कि आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट को स्पॉट पे जाना है और उनको वहाँ पे जाके पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी है। दिक्कत हमारे देश में ये है कि जो पुलिस ऑफिसर हैं वो 2 फंक्शन प्राइमरीली करते हैं। पहला फंक्शन ये है कि वो इन्वेस्टिगेशन करते हैं और दूसरा फंक्शन ये है कि वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का भी काम करते हैं। हमने ये पाया गया है, देखा है इस देश में, और बहुत सारे सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट और लॉ कमीशन की रिपोर्ट भी आई है कि ये जो फंक्शन करने की वजह से पुलिस स्टाफ जो है वो ओवरबर्डन होती है। अब इसके साथ में हमारे साथ में फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इंक्लूड करना इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हमें ये ज़रूर देखना पड़ेगा क्या हमारे यहाँ आप एक एग्जांपल लीजिए कि कांकेर या जगदलपुर में एक ऐसा केस होता है जो कि जिसकी सज़ा 7 साल की है और वहाँ हमें एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट को भेजना है। क्या हमारे पास जगदलपुर या हमारे कांकेर में या ऐसे इंटीरियर एरिया में क्या ऐसे एक्सपर्ट मौजूद हैं जो कि इसकी जांच कर पाएंगे? तो हमें सबसे पहले ये जो चुनौती की बात हमने की है, चुनौती ये है कि हमने कानून तो बहुत अच्छे बनाए हैं और बहुत अच्छे प्रावधान इसमें रखा हुआ है, पर इसको हम इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए हमें ऐसे टास्क फोर्स की ज़रूरत है, ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो कि स्किलफुल हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, फॉरेंसिक नॉलेज रखते हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी को समझते हैं और फिर इसके ऊपर में काम करते हैं। तो इसके लिए जिम्मेदारी बनती है हमारी सरकारों की। बहुत सारे फंड्स की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे अभी भी हमारे देश में ऐसे बहुत सारे संस्थान अभी तक डेवलप नहीं किए गए हैं जो कि फॉरेंसिक साइंस या फॉरेंसिक साइकोलॉजी जैसे चीज़ों को या फॉरेंसिक एक्सपर्ट को तैयार कर सके। तो इस चुनौती को पूरी करने के लिए हमें सबसे पहले इनकी ऐसे लोगों को तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद में फिर जो है जैसे कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, एकदम से कोई चीज़ नहीं होती, धीरे धीरे जाके हमें उम्मीद है कि ऐसा हर एक डिस्ट्रिक्ट जो है हमारे देश की उसमें हम ऐसे एक्सपर्ट को तैयार कर पाएंगे जो लोकल लेवल पे जाके ऐसी इन्वेस्टिगेशन को कर पाएँ। अगर मैं अभी 1850 जजों की कमी है, मतलब पुलिस तो ठीक है, जिन जजों के पास जाना है वहाँ पर भी जजों की कमी है। हमारे साथ में जो है इस बातचीत में प्रोफेसर जलीस सुभान जी हैं। मैं उनसे चाहूँगा कि ये जो नए कानून है इसको चूंकि आप इससे जुड़े हुए हैं तो नए कानूनों को लोग किस तरह से देख रहे हैं और क्या लगता है कि ये नए कानून जो आए हैं आने वाले दिनों में ये इनमें और सुधार की जरूरत होगी, बातचीत होगी लोकसभा में या राज्यसभा में, जो पहले बातचीत नहीं हुई तो लोगों को जो बहुत सारे सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इस समय देश के बहुत बड़े बड़े वकील इस पर कई सवाल खड़े कर रहे हैं। तो किस तरह से आप इसको देखते हैं? मैं लॉ का एक एकेडमिशियन हूँ और प्रैक्टिस करके भी आया कोर्ट में, तो कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स भी हैं और कुछ एकेडमिक इंटरेस्ट की बातें भी हैं। हम जब नए कानून की बात करते हैं कि कोई नया कानून आ गया या कोई बहुत बड़ा बदलाव आ गया, तो हमें सबसे पहले पुराने कानून को समझना चाहिए कि पुराना कानून क्या था और अब नया क्या हुआ। पुराना कानून जो है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कोई एकेडमिशियन, क्योंकि ये जो चेंजेस हुए हैं ये भी लाने में एकेडमिशियन का ही कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा रहा। कोई एकेडमिशियन या कोई भी प्रैक्टिसिंग एडवोकेट ये चीज़ पे ध्यान नहीं दे रहा है कि इसके पहले कौन सा लॉ था। इसके पहले लॉ था इंडियन पेनल कोड। आप सिर्फ एक चर्चा विषय के लिए कह दिया कि ये ब्रिटिशर्स ने बनाया, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी दूसरे ने बनाया तो वो काम का नहीं है, वो काम का था। और 1948 से पहले इसके प्रीएम्बल में लिखा था टू एडमिनिस्टर जो पेनल ऑफेंसेस इन ब्रिटिश इंडिया, उसमें भी इंडिया था। 48 में फर्स्ट नहीं था, उसमें भारत नहीं था। नहीं, अब एक ही चीज़ है, इंडिया दैट इज़ भारत, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इंडिया दैट इज़ भारत। अब 48 में आप उसको चेंज करते हैं और आप उसमें ब्रिटिश इंडिया से ब्रिटिश हटाते हैं और उसको कहते हैं फॉर इंडिया।
तब भी वो हमारा ही कानून था, इट वॉज फॉर इंडिया, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि अगर उसमें कोई चीज़ की प्रॉब्लम था, कोई चीज़ जैसे कि गलत था, तो आप ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट बीइंग द गार्जियन ऑफ ऑल लॉज, समय समय पर उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने इस आईपीसी पे भी टिप्पणी की है। टिप्पणी उनकी क्या हुई? मुथु सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 303 अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो ऐसा नहीं था कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ें थी, क्योंकि आज बहस से ये लगने लगा कि हम 70-75 साल तक के हमारे पास कुछ कायदे का कानून ही नहीं था, या कोई रीजनेबल लॉज नहीं थे। रीजनेबल लॉज थे, और जैसे कि मैं इस वक्त ना रोस्को पाउंड को याद करता हूँ। रोस्को पाउंड ने कहा कि लॉज मस्ट बी स्टेबल बट नॉट आइडल। तो दिस गिव द प्रिंसिपल, ये लीड देता है कि लॉज को चेंज होने की ज़रूरत है, अमेंडमेंट की ज़रूरत है, क्योंकि लॉज जितने भी आपके कानून हैं, ये सारे कानून लिविंग ऑब्जेक्ट हैं, और लिविंग ऑब्जेक्ट में अगर चेंज ना आए तो लिविंग नहीं रह जाएगा। लिविंग डॉक्यूमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट है। मेरे से पहले बोलने वालों ने ये भी कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने बदलाव हुए, 1935 का ले लिया गया, तो ठीक है, बदलाव तो होंगे क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो उस तरीके से आप देखें। अब आ गई नई चीज़। नए में जो जितने प्रोविजंस थे, अगर आप ये देखें, अगर मेरी अपनी खुद की एक एकेडमिशियन के तौर पे, मैंने एकेडमिक के तौर पे ये देखा है कि जो चीज़ें बहुत फैली हुई थी 1860 के एक्ट में, उनको समेट दिया गया। एक्सप्लेनेशन वही का वही है, बहुत ही कम ओरिजिनलिटी है इस नए एक्ट में। इवन वर्ड टू वर्ड कॉपी एंड पेस्ट किया गया, प्रोविजंस को लाया गया। लेकिन इसका भी फ़ायदा है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ कि कॉपी एंड पेस्ट है, लेकिन कॉपी एंड पेस्ट होने से भी वो पढ़ने के लिए आसानी हो गई, वो सारी चीज़ें आसानी हो गई, लेकिन दुश्वारियाँ भी हुई। अब हम उतने पुराने ज़माने से 302 का मतलब मर्डर ही समझते थे। हर कोई जो लॉ पढ़ा हो, ना पढ़ा हो, ना जानता हो, फिल्म में देखा होगा तो फिल्मों ने आधा लॉ सिखा दिया। 302 मर्डर, दफ़ा 302 के तहत सज़ाए मौत। लेकिन अब तो वो दफ़ा चेंज हो गई, तो वो हमको थोड़ा सा दुश्वारियाँ पैदा ये होंगी कि अब हमें थोड़ा वक्त लगेगा उन चीज़ों को समझने के लिए और उन चीज़ों को आत्मसात करने। ठीक है। तीसरी चीज़ एक और है इसके अंदर। तीसरी चीज़ ये है कि पनिशमेंट जो है ना, थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, जैसे उन्होंने कहा ना कि एक नया उसमें ऐड कर लिया गया, कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस थ्योरी ऑफ पनिशमेंट में एक रिफॉर्मेटिव वो है, वो ये है कि जब किसी से भूल चूक या गलती हो जाए और फिर अब ठीक है उसको सुधरने का मौका दें, तो ये बहुत पुरानी चीज़ है, ये कोई नया चीज़ नहीं है। अगर आप ये देखें कि गुरुद्वारे में, ये हमारा पुराना कल्चर है कि गुरुद्वारे में जाके आप लंगर में काम करते थे और आप वो सेवा करते थे, उसको एक सेवा कहा गया, कार सेवा जो है वो गुरुद्वारों में होती रही। तो ये सारी चीज़ हमारे पास पहले से थी, वही चीज़ों को इंक्लूड किया। अब टेक्नोलॉजी वाला सवाल जो है, जो नए कानून को किस तरीके से टेक्नोलॉजिकली समझा जा रहा है, जैसे ये कहा गया कि अब आपको फॉरेंसिक एक्सपर्ट चाहिए, तो यहाँ हम एज एकेडमिशियन, हम एज यूनिवर्सिटी, ये हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने बच्चों को ऐसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम निकालें, ऐसे कार्यक्रम हम शुरू करें जिससे कि बच्चे फॉरेंसिक साइंस और जो आपका फॉरेंसिक साइकोलॉजी और इस तरीके के विषयों पे बच्चों को तैयार करें। और मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एज ए यूनिवर्सिटी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस लॉ ने दिया, ताकि हम एक मल्टी डिसिप्लिनरी जो चीज़ हम कर रहे हैं ITM यूनिवर्सिटी में, उस चीज़ को हम बढ़ाएं और उस चीज़ को लागू करें, जिससे कि आने वाले जो हमारे बच्चे हैं वो आज से 4-5 साल किसी भी लॉ का जो इफेक्ट आता है वो आफ्टर 5 to 10 ईयर्स आता है। इवन आप जैसे रिसर्चर्स हैं जो रिसर्च करते हैं, इम्पैक्ट एनालिसिस आप तुरंत नहीं कर सकते 6 महीने में, 5 साल 10 साल के बाद करेंगे, तो तब तक हमारा बच्चा उसके लिए तैयार हो जाए, तब ये सिस्टम सही तरीके से लागू होगा। तो मैं दोनों चीज़ की बात कर रहा हूँ कि यानी मैं उसको क्रिटिसाइज़ ऑन द टर्म्स ऑफ इंटेलेक्ट कर सकता हूँ, ऑन द टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन नहीं कर सकता। तो ऑन द टर्म्स ऑफ एप्लीकेशन वो हमारे ऊपर है कि हम उस लॉ को कितने जल्दी आत्मसात करते हैं, कितने जल्दी समझते हैं और हम काम करते हैं। तकलीफ़ें तो होंगी, बिकॉज विदाउट पेन जो है डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता, इवोल्यूशन हो ही नहीं सकता। उर्दू का शेर है कि मेरा मुंसिफ भी मेरा कातिल है,
क्या मेरे हक में फैसला देगा। तो जो नया कानून है उसमें कई लोग कह रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पुलिस के हाथ में दी जा रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी की जा रही है। देखिए, समाज बदल रहा है, हम बदलते समाज की बात कर रहे हैं। आपने ठीक कहा, कार सेवा में लोगों से जूते पॉलिश भी कराए गए और देश के बड़े से बड़े आदमी ने वो काम किया, एक वो कल्चर था। पर अभी हम ये देख रहे हैं कि पूरा समाज बदल रहा है। अभी मतलब अगर मैं, ये लड़के लड़कियां बैठे, मैं इनकी तरफ ही आने वाला हूं। अभी पूरा समाज इस तरह से बदल रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है साहब, आप साथ में रहिए, कोई दिक्कत नहीं। उससे होने वाली संतान को लेकर भी बातचीत हुई, समलैंगिकता को भी लेकर बातचीत हुई। कई तरह के नए समाज में सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारे प्रावधान किए और हम देखते हैं कि पूरी दुनिया में, अभी हम लंदन में देख रहे थे कि 10 लाख लोग LGBTQ जो है वो वहाँ पे एक सम्मेलन कर रहे थे। पूरा समाज बदल रहा है। लोग, बहुत सारे लोग, मैं पूछता हूँ ये यंग लड़के लड़कियों से कि वो लोग साथ क्यों रह रहे हैं, तो उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें कई कारण ये हैं कि अगर दिल्ली में आप काम करने गए हो तो आपको आने जाने के लिए सुविधा, मकान किराया, कई तरह की, और कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं वो आगे जाके शादी में कन्वर्ट हों, बहुत सारी बातें होती। पर अभी जो कानून आया है इसमें एक बात कही गई है कि शादी का झांसा देकर यौन शोषण करना अब अपराध होगा। धारा 69 के मुताबिक किसी भी महिला से शादी का झूठा वादा करके या उससे नौकरी या प्रमोशन का लालच देकर यौन संबंध बनाने पर रेप ना हो फिर भी 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इसमें पुलिस बिना वारंट के आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है, यह एक प्रावधान किया गया है। अभी सवाल यह है कि कोई को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, क्योंकि अब समय बदल रहा है। बहुत सारे आरोप इस तरह से आ रहे हैं कि हम जानते हैं कि हमारे देश में महिलाएं प्रताड़ित हैं, पुरुष डोमिनेटिंग समाज है, महिलाओं के साथ जाति करता है, बहुत सारी दिक्कतें। बावजूद इसके जो महिलाएं कामकाज के लिए आ गई हैं और जिनमें थोड़ी महत्वाकांक्षा जागी है, अगर वो कह रही कि साहब मुझे इन्होंने कहा था मैं प्रमोशन करूंगा, तो प्रमोशन की एक प्रक्रिया होती है। मान लो इस कॉलेज में कोई आपसे कह दे कि मैं प्रमोशन कर दूंगा, तो प्रमोशन की DPC होती है, उसकी CR होती है। कोई ऐसा तो नहीं होता कि कोई किसी को कभी भी चाहे तो कुछ भी बना दे। तो ये अब चूंकि अब ये अपराध की श्रेणी में आ गया है और इसमें कहीं ना कहीं इसके दुरुपयोग की संभावनाएं भी हैं। हमारा यूथ इसको किस तरह से देखता है, जो बदलते कानून है और जो बदलते समाज के समीकरण है, तो क्या समाज उस तरह से आगे जा रहा है या समाज ने उसको स्वीकार किया है, या कानून ने, सुप्रीम कोर्ट ला कहे कि साहब आप लिव इन रिलेशनशिप को मान्य करें, पर क्या समाज उसको खारिज करता है। और फिर इस तरह के जो कानून आए हैं, क्या उससे समाज में कोई नई चीज़ें घटित होगी। तो मेरे साथ बहुत सारे स्टूडेंट हैं। अब जो स्टूडेंट, मैं ये सबको छूट देता हूँ। मेरा नाम शिवम पुरी है और मैं 9th सेमेस्टर में हूँ। जैसे कि अभिनव सर ने बोला कि एक नया चैप्टर जोड़ा गया है BNS में, जिसका नाम है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चाइल्ड, ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो इससे ये बात तो काफ़ी ही साफ है कि एक एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन ऑफ लीगल प्रोटेक्शन दी गई है बच्चों को और महिलाओं को। लेकिन इसका एक दूसरा पार्ट भी है जो कि है फॉल्स एक्यूजेशंस अगेंस्ट मेन, फॉल्स एक्यूजेशन जो पुरुषों के खिलाफ लगाया जाता है। अब जैसे कि आप सेक्शन 78 देख लेंगे BNS का, जिसका टाइटल है स्टॉकिंग, और स्टॉकिंग का जो पहली लाइन है जिससे चालू होता है वो है एनी मैन हु, यानी कि कोई भी पुरुष। यानी कि ये साफ जाहिर है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन है ये सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के खिलाफ ही जारी किया गया है। क्या कोई महिला स्टॉक नहीं कर सकती? बिल्कुल भाई, वो तो बिल्कुल कर सकती है। लेकिन मैं एक शेर सुनाता हूं कि देखती है ऐसे जैसे देखती नहीं नजर, देखती है ऐसे जैसे देखती नहीं नजर, जालिम के देखने का अंदाज देखना। क्यों नहीं महिला देख सकती? बोलो। पहले वो देख सकती है, लेकिन क्या वो स्टॉकिंग के अपराध के अंदर नहीं जाएगी? क्या ये सही टाइम नहीं है कि पुरुषों के खिलाफ भी एक्स्ट्रा मतलब लॉज लाए जाए उनको प्रोटेक्शन देने के लिए? ठीक है, सही है, बिल्कुल। बहुत चिंतित हो भाई हैं। चलो मैं आकांक्षा जैन जी से पूछता हूँ। आकांक्षा जी, चलिए बताइए आप। सर, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन रेस किया, फॉल्स एक्यूजेशन। मैं हाई कोर्ट में भी प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो मैंने देखा है कि बहुत सारी महिलाएं बहुत ही फॉल्स केसेस लगाती है पुरुषों के अगेंस्ट, मेल के अगेंस्ट, सेइंग दैट कि नहीं, इसने मेरा रेप किया है। अगर मैं आपको एक सच्ची घटना बताती हूँ, एक बार क्या हुआ था, एक महिला थी,
उसने कहा मैं तेरे अगेंस्ट केस हटा दूंगी, तू अगर रात को अगर मेरे साथ रहेगा, तू एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर ले। और उसका एक पति था। तो ये महिला, ये स्यूडो फेमिनिस्ट है। स्यूडो फेमिनिस्ट आज की डेट में क्या है कि फॉल्स फेमिनिस्ट अपने आप को दिखाएंगी कि हाँ हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए हैं, हम महिलाओं के हित के लिए हैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। वो सिर्फ और सिर्फ अपना फायदा देखती है। तो जो ये आया है सेक्शन 69 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ये आया तो सही इंटेंशन से, पर क्या सही इंटेंशन से यूज होगा ये आज की महिलाओं को देखना है। आज के, क्योंकि महिला और पुरुष इक्वल है, वो फेमिनिज्म है। ये फेमिनिज्म नहीं है कि महिला ऊपर है और महिला अपने अगेंस्ट अपना कानून अपने लिए यूज करेगी। इसीलिए ये इसको अच्छे से एप्लीकेशन कैसे होगा हमें ये देखना है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। फहीम अंसारी जी। सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जो पुरुषों के ऊपर जो मतलब जैसे पुरुष है कोई, तो उसके ऊपर अगर कोई फॉल्स एलिगेशन वगैरह लगता है तो ये मतलब सही नहीं है एक तरीके से। क्योंकि मतलब कई बार देखा गया है कि लड़कियां भी कभी कभी मतलब अपने फ़ायदे के लिए मतलब फंसा देती हैं किसी चीज़ से रिलेटेड। अब मतलब सोशल मीडिया ही हो गया कि मतलब स्क्रीनशॉट्स भी बहुत ज़्यादा ये सब होते हैं कि स्क्रीनशॉट के वे से फंसा दिया जाता है। तो सर ये सब सही नहीं है मतलब। नहीं, पर यार वो महिलाओं को ना पीछे से पुरुषों की ताकत रहती भाई, क्योंकि ये जो है ना, ये इतनी सारी बदमाशियां जो है ना, ये मेल डोमिनेटिंग समाज है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे अपराधों में महिलाएं अकेली नहीं होती, उसको दिमाग देने वाले ना बहुत सारे पुरुष होते हैं। तो ये अपन महिला पुरुष के विरुद्ध बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपन पूरे कानून पे बातचीत कर रहे हैं। तो तुम लोग क्या है कि तुम लोग अब अपनी चिंता में आ गए हैं। तो चलो और बताओ। हाँ सर जैसे कि मतलब लिव इन रिलेशन पे भी बात है, तो मतलब ये ऐसा नहीं लगता कि मतलब वो अगर कोई लिव इन में रह रहा है तो वो मतलब वो अपनी प्राइवेट उस पे रह रहा है कि मतलब वो उनकी प्राइवेसी है कि वो रह रहे हैं, तो मतलब एक तरीके से वो इफेक्ट नहीं होगा अगर वो करें तो। कैसे, क्या मतलब क्या कहना चाहते हैं सर जैसे कि अगर दो लोग रह रहे हैं लिव इन पे और उन पे अगर केस होगा या कुछ भी होगा तो उनसे उसकी प्राइवेसी पे अफेक्ट हो। हमने एक अपॉर्चुनिटी हमको मिली थी जो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि हमने खो दिया है। जब भी आप पेनाल कोड की बात करें और या ऐसे ऑफेंसेस की बात करें तो इसको जेंडर न्यूट्रल बनाने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जो कहीं ना कहीं हम फिर से चूक गए या फिर रह गए। और हो भी ये सकता है कि सुप्रीम कोर्ट, देखिए ये लॉ अभी आया है, 1 जुलाई को एनफोर्स हुआ है और हमारे पास गार्जियन है सारे लॉ का, सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ज़रूर, मुझे लगता है, पर्सनल मेरा बिलीफ है कि 69 जो है इसके बहुत सारे छुपे हुए मतलब भी हैं। ये खाली वही नहीं है कि जो लोग रह रहे हैं, इसका सबसे ब्लैटेंट मिसयूज़ जो होगा, वो ब्लैटेंट मिसयूज़ इसका उन इंटरकास्ट इंटर रिलीजन मैरिजेस पे होगा कि वहाँ पे फिर ये बताया जाएगा कि ये जो है डिसीटफुल था। और जब तक कोई मैटर कोर्ट में इस्टेब्लिश ना हो जाए तब तक एक्यूज्ड तो प्रताड़ना से गुजर चुका होगा। तो ये एक यहाँ पे एक लेकुना मुझे तो लगता है पर्सनली कि पता नहीं समय के साथ ये अच्छा हो जाए और सही हो जाए। तो ये चीज़ जो है मैं ज़रूर से कहना चाहूँगा कि इस पर जी। एक और मेरे मन में एक आशंका है जो अभी हाल ही में एक हमारे छत्तीसगढ़ में भी घटना हुई है, पूरे देश में होती है। मॉब लिंचिंग के लिए अलग से कानून बना है, पर हम ये देखते हैं कि अब ये मॉब लिंचिंग जो है इसको कई लोग, कई समाज पूरा जस्टिफाई भी कर रहा है और वो कह रहे हैं कि साहब अगर 3 लोग आरंग के पास मारे जाते हैं तो वो फिर कह रहे हैं कि नहीं साहब ये जो है ये इस तरह से ये जो मारा जाना है, इसको लेकर भी बहुत सारे लोग सामने आए और उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो जानवरों को। फिर मालूम पड़ा, चूंकि हम मीडिया के लोग थे तो हमने देखा कि वो गाय नहीं ले जा रहे थे तो भैंस ले जा रहे थे और वो लोग मारे गए। पर अभी क्या हो रहा है कि जो मॉब लिंचिंग है, अब मैं बार बार कह रहा हूं कि कई बार सत्ता जो होती है ना, और चूंकि सत्ता पुलिस जो है वो अगर जब सत्ता ये कहती है, कोई भी सत्ता आती है और कहती है कि हम प्रशासन तंत्र को मजबूत करेंगे और अधिकारी सजग हो जाए, अब पहले जैसा नहीं चलेगा, तो पहले जैसे क्या नहीं चलेगा? अधिकारी तो कानून का ही काम कर रहा था, उसके पास तो हर किताब है, नियम प्रक्रिया है, पर हर सत्ता आके ये बताती है कि देखो अब सुधर जाओ, अब पहले जैसा ढिलाई नहीं चलेगी, पहले जैसा कुछ नहीं होगा, हम जो बोलेंगे वैसा करना होगा। तो ऐसे में ये जो बहुत सारे कानून है और जो पुलिस के माध्यम से संचालित होना है, तो इसमें क्या होगा? तो मैं चलिए कुछ नए बच्चों से पूछता हूं। प्रेम शंकर मिश्रा जी,
ये जो देश में कानून बनता है, ये जो कानून है, ये आम आदमी इसको कितना समझता है। और हर बार जो है बेचारा कोई भी आम आदमी, उसको मालूम ही नहीं होता उसके राइट क्या है। मतलब एक बेसिक राइट जो मैं ह्यूमन राइट कमीशन या ह्यूमन राइट की बात करूं वो भी नहीं जानता। तो क्या ये लगता है कि मैं ऐसा सोचता हूं कि कानून अपनी जगह है, पर पुलिसिंग में पुलिस मित्र या ऐसे हमको बहुत सारे सेमिनार करने की जरूरत है, पब्लिक के बीच जाने की जरूरत है कि जिसमें पब्लिक बहुत इजीली थाने तक या मदद के लिए लोगों तक पहुंचे। जैसे अमेरिका में किसी भी छोटे से छोटे बच्चे को कोई भी तकलीफ हो तो उसकी माँ उसको बोलती है कि तुम 100 नंबर डायल करना, पुलिस तुम्हारा दोस्त है। हमारे यहाँ अगर आपके पड़ोस में पुलिस आ जाए, तुम्हारे ऑफिस में आ जाए, तो लोग पूछते हैं कि पुलिस क्यों आई थी। इस पे बोलो। चलो, यहाँ पर पुलिस को एज अ अच्छा तरीके से नहीं देखा जाता है। जिसके भी घर में या जिसके भी फैमिली में अगर पुलिस से रिलेटेड कोई भी चीज़ होती है तो उनको बुरी नज़रों से देखा जाता है। ऐसा यहाँ पर समाज में एक बना हुआ है। अगर वो चीज़ हटाई जाए और सबको बताया जाए कि पुलिस आपके सेवा के लिए है, आपकी मदद करेगी तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मेन बात अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए सबके बीच में कि पुलिस आपका हित करने के लिए है। और आपने जैसे पूछा कि लॉ वगैरह से रिलेटेड कि अवेयरनेस नहीं है लोगों में, तो जब तक हम सेमिनार्स नहीं करेंगे, जब तक सारे समाज में फैलाएंगे नहीं कि आपके राइट्स क्या हैं, आपके लिए क्या अच्छा है, तो कैसे जाकर पुलिस को ये सब बताएंगे जब उन्हें पता ही नहीं है कि उनके लिए लॉ बने हैं क्या है। आज भी बहुत सारे रूरल एरियाज़ में लॉज के रिलेटेड नहीं होता, वहाँ पर ऐसी बात ख़त्म हो जाती है। उन लोग जाते ही नहीं हैं अदालत तक और वो आपसी में सहमति में सब हो जाता है। ठीक, तो चलिए कोई बात नहीं, हम गुरलीन के पास चलते हैं। गुरलीन, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्यों कहना पड़ता है लड़की को? देश की बहुत पावरफुल लड़की को भी ये कहना पड़ता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्योंकि हमारी जो सोसाइटी रही है वो मेल डोमिनेटिंग ही रही है, तो अब फीमेल्स को अपना राइट्स लेने के लिए उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। कई बार ऐसा होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, वही उनको आगे बढ़ने नहीं देते हैं और या उनको टॉन्ट्स देते हैं, ताने मारते हैं। अगर वो कुछ अच्छा कर रही हैं तो भी, कुछ बुरा हो रहा है तब तो देते ही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लॉज हैं वो न्यूट्रल होने चाहिए। जैसे जो भी औरतों के लिए जो लॉज बनाए जाते हैं उसमें कई बार वो उसका मिसयूज़ करके लड़कों को फंसा देती हैं गलत केसेस में, तो उसके लिए लड़कों के लिए भी इक्वल लॉज होने चाहिए अगर हम फीमेल्स की बात करें, क्योंकि इक्वालिटी दोनों में होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर उनको राइट्स मिल रहे हैं तो वो उसका मिसयूज़ करें और उनके पास राइट्स नहीं है तो वो कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, तो सास भी कभी बहू थी, है ना। इस तरह के सीरियल बहुत आते हैं दोपहर में, और बहुत सारी महिलाएं जो हैं, चूँकि हम टीवी वाले हैं तो हम इस पर भी बात करते रहते हैं कि महिलाओं के लिए क्या बनाया जाए। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें बनती है। और बात ठीक कह रही हूँ कि कई बार जो है वो महिला भी कई बार महिला के खिलाफ, चूँकि वो पुरुष के प्रतिनिधि के रूप में बहुत बार काम करती है, तो वही महिला के खिलाफ बात करती है। अवनी दुबे जी, तो ये बहुत सारे लोग जो हैं थोड़े चिंतित हैं और ये कह रहे हैं कि जेंडर की बात कर रहे हैं, लैंगिक समानता की बात कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि साहब स्त्रियों को यदि ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाएगा तो पुरुष जो है वो थोड़े संकट में आएंगे। और यहाँ पे रायपुर में शायद आपको नहीं मालूम है कि जैसे पत्नी प्रताड़ना संघ भी है, वो कलेक्ट्रेट के गार्डन में मीटिंग करते रहते हैं और खबर हमको भेजते रहते हैं कि सर इसको भी छाप दीजिए। पर मैं फिर भी मानता हूँ, मेरा अपना मानना है कि दरअसल प्रताड़ित तो जो है वो अधिकांश स्त्रियाँ ही होती हैं। और जो कमज़ोर आदमी है, समाज का कोई भी वर्ग जो कमज़ोर है, जो सामाजिक रूप से कमज़ोर है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, शारीरिक रूप से कमज़ोर है, तो उस पर प्रताड़ना होती है। और लोग जो दबंग लोग होते हैं, चाहे वो पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, मोहल्ले के रूप में हो, बॉस के रूप में हो, या समाज के ठेकेदार में हो, या खाप पंचायत के रूप में हो, अंततः वो महिला को ही ज़्यादा टारगेट करते हैं। तो ये आशंका क्यों है बहुत सारे लोगों को कि महिलाएं इस कानून का दुरुपयोग कर सकती? सर, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। सर, मुझे लगता है कि डर इस बात का नहीं है कि फॉल्स केसेस होंगे। डर इस बात का है कि क्या इन्वेस्टिगेशन अच्छे से होगा, क्या न्याय हमें जल्दी से मिलेगा। हम देखते हैं कि जितने भी बड़े देश हैं, जो हमारे वेस्टर्न नेशंस हैं, जिनको हम बोलते हैं कि वहाँ का कानून तगड़ा है,
वहाँ का कानून तगड़ा है इसलिए क्योंकि वहाँ के जो पुलिस स्टेशंस है, वहाँ का न्याय प्रतारिया, हमको बहुत जल्दी हमको जस्टिस मिल जाता है। यहाँ हमें जस्टिस जल्दी नहीं मिलता, और जिसके कारण डर ये रहता है कि कोई हम पर फॉल्स केस कर देगा, तो फिर क्या हमें जल्दी से इन्वेस्टिगेशन में पूरी मदद मिलेगी? क्या हमारी बात को सुनना पड़ेगा कि जो हमारे ऊपर आरोप लगे हैं, क्या हमें उसमें से हमें क्या जस्टिस मिल पाएगा कि नहीं? इसके वजह से हम डर इस बात का बह जाता है कि यार कि इस कानून का मिसयूज़ ना हो। अगर कोई मिसयूज़ करेगा तो फिर उस चीज़ के लिए क्या उसे भी कुछ पनिशमेंट मिलेगा जो इसका मिसयूज़ करेगा, जो फॉल्स एलिगेशंस लगाएगा। तो मुझे लगता है इस डर को हटाने के लिए हमें अपनी पुलिस स्टेशन, हमें अपने इन्वेस्टिगेशंस और हमारे जितने भी कोर्ट में जितने भी केसेस हैं, हमें पहले उन्हें दुरुस्त करना पड़ेगा। तो शायद ये जो डर है, ये जो फॉल्स एलिगेशंस का डर है, ये शायद हट जाए। जी, तो ये तो स्टूडेंट थे। यहाँ जो लोग बैठे हैं, इनमें से किसी के मन में कोई सवाल हो तो उसका भी स्वागत है कि यदि किसी के मन में नए कानून को लेके, नई चुनौतियों को लेके, हाँ उनको माइक दो भाई पीछे। सर, मेरा नाम रविंद्र कुमार पांडे। सर, बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि वास्तव में जो नागरिक अधिकार सुरक्षा संहिता जो बनाई गई है, जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को लेके बनाई गई है, वास्तव में नागरिक सुरक्षा की अवधारणा हमारे पास आती मानव अधिकार थे, है ना। और मानव अधिकार की चाहे किसी भी सार्वभौमिक घोषणा को देखा जाए या हम संविधान की दिशा में जाए, जो 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसके मूल में जो प्रस्तावना में भी उल्लेखित है वो है व्यक्ति की गरिमा। चाहे सार्वभौम घोषणा में चले जाए, व्यक्ति की गरिमा। तो वास्तव में नागरिक अधिकार सुरक्षा संहिता में व्यक्ति की गरिमा को जो ज़्यादा महत्व देना चाहिए था, वो मुझे कुछ बिंदु पे लगा कि उसे कमज़ोर किया गया है। जैसे कानून जो जमानत गारंटी की बात है कि जो वारंट के बिना गिरफ्तारी को और विस्तारित किया गया है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी को जितना बाधित किया जाए कि जब तक वो अपराधी नहीं है, वो उसकी गरिमा को सुरक्षित करता है। जबकि अभी क्या हुआ कि कानून में बहुत सारे कानून को विस्तारित किया गया है जिसमें बगैर वारंट की गिरफ्तारी है। वास्तव में देखिएगा, कानून जब किसी को अपराधी घोषित करता है तो न्याय एक गिरफ्तारी, ट्रायल, मतलब आरोपी से अपराधी बनने की प्रक्रिया काफ़ी लंबी है। तो न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका उसे दोषी बाद में घोषित करती है, पर समाज और मीडिया पहले घोषित कर देती है। क्यों? क्योंकि वो गिरफ्तार हो जाता है। तो वास्तव में पूरे विश्व का विकास या समाज या राष्ट्र का विकास का मूल आधार है मानव अधिकार, और मानव अधिकार का मूल है उसकी गरिमा। यदि हम उस गरिमा को बहुत ज़्यादा तरीके से सुरक्षित करें या सम्मानजनक स्थिति दें, किसी कानून में, प्राचीन कानून में भी था, पुराने जो हमारे तो इंडियन पेनल कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में, इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये हथकड़ी वगैरह लगाने को प्रतिबंधित किया था। बट वर्तमान कानून में उसे और ज़्यादा विस्तारित कर दिया है। हालांकि इसमें जमानत के विरोध को थोड़ा सरल किया गया, पर जमानत क्या हुआ, गिरफ्तारी के बाद की प्रक्रिया हो गई। तो वास्तव में व्यक्ति तो गिरफ्तार हो गया, तो उसके बाद उसकी गरिमा की जो क्षति हुई उसे न तो न्याय वापस कर पाता है न समाज। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अभी भी। बिल्कुल सही कहा आपने। हम मीडिया के लोग जो हैं खुद ही जज हैं, खुद ही ट्रायल करते हैं, खुद ही अपराधी घोषित कर देते हैं और न्यायालय बाद में करे। हम लोग शाम को मुर्गा लड़ाई कराते हैं, 5 लोगों को बिठाते हैं और जो है किसी भी आदमी के बारे में बात करते हैं। ये बात तय है कि 10 अगस्त 1948 को जो अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ था और जो मानव अधिकार का जो दस्तावेज हमने स्वीकार किया था, उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि मनुष्य की गरिमा का ख्याल रखना। पर यह बात हम देखते हैं कि हम अपने ही समाज में इतने साल बाद, मतलब हम समझते हैं कि कबीर जैसे संत हमारे यहाँ हुए जिन्होंने हमको बार बार चेताया, गुरु घासीदास हुए जिन्होंने हमको बार बार चेताया। गुरु घासीदास कहते हैं कि मनखा एक जात, कुकुर बिलाई की जात होते, पर हम फिर भी जात पात में पड़े। कबीर बार बार लड़कारते हैं कि जो तुर्कन तुर्क का जाया तो पेट में खत्तन क्यों नहीं कराया, और तू जो ब्राह्मणी का जाया आन बाट का ही नहीं आया। फिर भी हमारी सामाजिक व्यवस्था यह है कि हम अभी भी बहुत सारे लोगों से छुआछूत करते हैं, उनके साथ अलग तरह का व्यवहार करते हैं, हम उसको मनुष्य समझते ही नहीं हैं। तो ये हमारे समाज की बड़ी विडंबना है जिसमें हम रहते हैं। तो ये एक बहुत
दुर्भाग्यजनक है, जिसको हम पढ़े लिखे लोग किस तरह से दूर करेंगे, ये हमारी जिम्मेदारी है। मेरे मन में एक 2-3 सवाल हैं। न्याय कितना सस्ता, महंगा, और वकील की फीस क्या इससे बढ़ेगी कि न्याय और सस्ता होगा, कि वकील की फीस बढ़ेगी, कि वकील कहेगा यार मुझे पिछला कानून भी पढ़ना पड़ता है और नया भी पढ़ना पड़ रहा है, और मैं तो ट्यूशन भी लगाया हूँ अभी, है। तो ये भी एक बात है। दूसरा, नए कानून से लॉ स्टूडेंट को जो है उनकी जो एजुकेशन पे क्या फर्क आएगा। ये 2 सवाल हैं। सदन में जिसको इस पे बोलना है बोल सकता है। तो मैंने सभी को सुना और नए कानून के बारे में काफ़ी कुछ जानने को आप लोग से और अधिक मिला। चुनौतियां भी काफ़ी हैं, और एज ए कॉमन मैन मुझे मतलब अभी भी एश्योरिटी नहीं है कि क्या इससे जो जिस तरह के क्राइम्स डे बाई डे बढ़ रहे हैं, क्या उनमें कुछ रुकावटें आएंगी। क्योंकि वही मेरे ख्याल से वही एक उम्मीद एक आम आदमी रख सकता है कि क्या लोगों को डर, कानून का डर होगा कि नहीं होगा। अगर वो होता है तो फिर हम कहेंगे कि काफ़ी हद तक ये सफल है, और ये एक्सपेरिमेंट हो सकता है कि एक एक्सपेरिमेंट हो, और ये एक्सपेरिमेंट सफल तभी होगा जब लोगों के मन में जो क्रिमिनल माइंडेड है या फिर इवन जो भी क्राइम करने का सोच रहा है, जो जैसे क्राइम अगेंस्ट वुमेन, अब क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है जनरली इस तरह से होता है कि मतलब दे आर नॉट प्रोफेशनल क्रिमिनल्स, फर्स्ट टाइम दे डू इट बट देन दे डू ए बिग क्राइम। तो यही उम्मीद है कि इस नए प्रावधान से कानून का डर लोगों के मन में बैठेगा। और दूसरी बात यह है कि जब कोई व्यक्ति अगर बिना वजह किसी को उसे फंसाया जाए तो वो कोर्ट कचहरी और वकीलों के बीच में इस तरह से पिस जाता है कि उसकी आधी ज़िंदगी उसी में चली जाती है। पूरा परिवार मतलब बर्तन गहने तक बिक जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। तो ये एक उम्मीद है कि ये भी चीज़ इस तरह के जो है मतलब मिसयूज़ ऑफ लॉ, इस पे भी रुकावट आएंगी। इस संतुलन का समीकरण में हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारे सवाल किए, बहुत सारे सवाल कहना चाहिए कि नहीं भी हुए, पर ये पूरी बातचीत को सुनने के लिए मिसेस लक्ष्मी मूर्ति जो डायरेक्टर जनरल ITM है वो हमारे साथ रहीं और उन्होंने पूरी बातचीत को सुना। बहुत सारी चीज़ें, कई बार होता है कि हम जो बातचीत में छोड़ देते हैं, तो मैं चाहूँगा कि मैडम मूर्ति से कि वो जो भी उनको लगता है इस पूरी चर्चा को लेके वो कहें। जी धन्यवाद मिश्रा जी, ये अपॉर्चुनिटी ITM यूनिवर्सिटी को देने के लिए। हमने ये चर्चा इसलिए करवाई ताकि एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बच्चों को, फैकल्टी को और इन जनरल एज अ सिटीज़न हमको अवेयरनेस होनी चाहिए कि हमारे कंट्री में क्या हो रहा है और इस जो कुछ हो रहा है इसका मुझसे क्या तात्पर्य है। हम जनरली इसमें रहते तक मुसीबत मेरे दरवाजे में नहीं आएगी, मुझे उससे क्या लेना देना। एज ए एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो ये एक प्रयास था हमारा कि बच्चों को, फैकल्टी को, हमारे एम्प्लॉयज़ को सोचने पर मजबूर करें। और आज कई चीज़ें लोगों ने यहाँ पर उठाई, उस पर सोचेंगे, करेंगे। तो ये चीज़ें करिकुलम में आनी है, ये चीज़ें और ज़्यादा डिस्कस होनी है और ऑब्जेक्टिवली डिस्कस होनी है, वेदर फॉर और अगेंस्ट। लॉ तो बना हुआ है, अब हमको उसको इम्प्लीमेंट करना है और इसको पढ़ाना है। और जैसे कि एक कॉमन मैन के हिसाब से जब मैंने पढ़ा 1 जुलाई से लॉज चेंज हो रही है, क्या चेंज हो रहा वॉज माई क्वेश्चन। एंड अभी तक मतलब एटलीस्ट लास्ट 3-4 डेज मैंने ये भी, मतलब एक ऑनेस्ट कन्फेशन है कि मैंने ये भी नहीं देखा कि चेंज क्या हुआ और इसका मुझ पे इम्पैक्ट किया हो। जबकि आज डिबेट हो रहा था तो मैंने कहा थोड़ा पढ़ के जाते हैं या तो पता चलेगा। पढ़ते समय मुझे ये पता चला कि ये जो चेंजेस हैं ये 1 जुलाई को नहीं आए, ये 2019 से कई इंस्टीट्यूशंस, I read somewhere it's like about 5-7,000 people gave their opinions. कुछ 150-160 debates और discussions हुई हैं across the country. But did I participate? No. Did I contribute? No. But जब वो apply हुआ, now I am saying whether it is right or wrong. So as a student of law, my expectation from our students would be contribute in such debates, have an opinion, say what you want to say in an intellectual manner. जैसे जलिश सर ने बताया, it's an intellectual difference. It has got nothing to do with a person or a
policy. It's what I feel, what I think intellectually. I think we should have these kinds of debates in the university, and curriculum में actually इसको part बनाना चाहिए, क्योंकि I'm not a law student, but I understand that law is taught by case laws. What was the judgment in the past, and that is taken as a reference. But अब अगर law ही बदल गया है तो आप लोग इसका रेफरेंस कैसे करोगे, आप इसको केस को स्टडी कैसे करोगे, इसकी मीनिंग और इंटरप्रिटेशंस कैसे होंगे. तो ये चीज़ें अगर हम थोड़ा एज अ लॉ प्रोफेशनल्स सोचेंगे और करेंगे तो ये फ़ायदे का होगा. जी, तो दरअसल देखिए, हम लोग ये जो पूरा कार्यक्रम है या जो बातचीत करते हैं, समाज में एक तरह से मीडिया की जिम्मेदारी है कि वो समाज में जागरूकता लाए, लोगों को बताए, उनको सूचनाएं दें कि जो नई नई चीज़ें आ रही हैं वो क्या है, और उसमें अलग अलग लोग, चूँकि हमारा अपना देश जो है विविधताओं का है, लोगों को अलग अलग. जी, ये अपने अपने घरों में, अपने अपने सोसाइटी में अगर छोटा इनिशिएटिव करें कि सबको अवेयरनेस करें, बिकॉज सर हम पढ़े लिखे लोग लॉ पढ़ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, बट जैसे हमने कहा कि एक लेडी जो काम कर रही है घर में किसी के, शी इज़ अ हाउस हेल्प, अगर उसके साथ कुछ हुआ उसके लिए क्या ऑप्शंस है, वो क्या कर सकती है. ये चीज़ें हम अगर अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में लोगों को समझाएं, बताएं या डायरेक्ट करें कि कहाँ जा सकते हैं, आई थिंक दैट विल बी आवर कंट्रीब्यूशन एज एजुकेटेड सिटीजन्स. जी, बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के की ये जिम्मेदारी हमारी है कि ये लिख देने से नहीं होगा कि युग सुधरेगा हम सुधरेंगे या युग बदलेगा हम बदलेंगे. मुझे लगता है कि हम जिस भी समाज में रहते हैं, तो मुझे ताज भोपाली साहब का एक शेर याद आता है कि मैं चाहता हूँ कि निजामे कुहन बदल डालूँ, मैं चाहता हूँ कि निजामे कुहन बदल डालूँ, फ़कत ये मेरे बस की बात नहीं. उठो मेरे देश के आम इंसानों, यह हजारों के बस की बात है, 2-4-10 की बात नहीं. तो दरअसल हम जिस समाज में रहते हैं उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं. बहुत सारे लोग अभी भी 80 करोड़ लोगों को यदि सरकार मुफ्त में राशन दे रही है तो आप ये समझ लीजिए कि इस देश में गरीबी कितनी है. तो वो बाकी शिक्षा, कानून, उनको कैसे वो समझेंगे. इसलिए मेरे बहुत प्रिय कवि हैं मुक्तिबोध, गजानन माधव मुक्तिबोध, उनकी कविता मैं अक्सर कोट करता हूँ कि जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए, जैसी है दुनिया उससे बेहतर चाहिए, और सारा कचरा साफ करने को मेहतर चाहिए. तो हमारे समाज में अलग अलग तरह की गंदगी भरी है और अलग अलग तरह की विषमताएं हैं, उसको हमको देखना है. और मैं अपनी बात अवतार सिंह पास की एक कविता से ख़त्म करना चाहता हूँ. उनकी कविता है, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, पुलिस की मार सबसे खतरनाक नहीं होती, मेहनत की लूट सबसे खतरनाक नहीं होती, गद्दारी और लोभ की मुट्ठी सबसे खतरनाक नहीं होती, बैठे बिठाए पकड़े जाना बुरा तो है, सहमी सी चुप से जकड़े जाना बुरा तो है, सबसे खतरनाक नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है मुर्दा शांति से भर जाना, तड़प का ना होना, सब कुछ सहन कर जाना, सबसे खतरनाक होता है हमारे सपनों का मर जाना. तो यदि हमारे में तड़प नहीं है, हम किसी को भी देखकर हमारे मन में कोई मदद की, किसी प्रकार की हेल्प की अगर बात नहीं आती और हम सोचते हैं कि हमको क्या करना है, तो मुझे लगता है कि परसाई, हरिशंकर परसाई कहते हैं कि वो जो आदमी मर गया वो आदमी नहीं था, केचुआ था, गिलगिला था, क्योंकि वो किसी में किसी चीज़ को रिएक्ट नहीं करता था. तो हमको लगता है कि हम जिस समाज में हैं वहाँ हमको रिएक्ट करना चाहिए. आप लोगों ने हम लोगों को बुलाया, यहाँ मौका दिया. मेरे साथ मेरे साथी अनंत जो हैं कैमरे पे हैं, प्रसाद कैमरे पे हैं, इम्तियाज हैं और पूनम हैं. मैं हमारे साथियों के साथ साथ आप सबका धन्यवाद करता हूं. और कभी फिर और मौका होगा, कोई और विषय होगा तो हम आपके साथ इसी तरह आके विचारों को साझा करेंगे. आप एशियन न्यूज के संतुलन के समीकरण के साथ जुड़े, आपने यहाँ पर हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद.